एक। मैंने पढ़ा और सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे अनुभव न था। मैंने सोचा कि मुझे स्वयं अनुभव भी करना चाहिए, तभी मेरे विचार परिपक्व बनेंगे। तभी मालूम होगा कि मेरी आज की कल्पना में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे प्राथमिक पाठशाला की एक कक्षा सौंप दें। अधिकारी थोड़ा हंसे और बोले, रहने दो भाई, यह काम तुम्हारे वश का नहीं। बच्चों को पढ़ाना और वह भी प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को ऐसा काम है जिसमें एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। तुम तो लेखक और विचारक ठहरे। कुर्सी पर बैठकर लेख लिखना आसान है और कल्पना में पढ़ा देना भी आसान है, कठिन है केवल प्रत्यक्ष काम करना और उसे पूर्णता तक पहुंचाना। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं स्वयं अनुभव लेना चाहता हूँ। अपनी कल्पना में मुझे वास्तविकता को लाना है। अधिकारी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो खुशी से 1 साल तक अनुभव करो। मैं तुम्हें प्राथमिक पाठशाला की 4ठी कक्षा में तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह उसका पाठ्यक्रम है, ये उसमें चलने वाली कुछ पाठ्यपुस्तक हैं और ये शिक्षा विभाग की छुट्टी आदि के कुछ नियम हैं। मैंने बड़ी सम्मान भरी दृष्टि से उन सब चीजों को देखा। पाठ्यक्रम हाथ में लेकर जेब में रखा और पाठ्यपुस्तकों को एक सुतली से बांधने लगा। साहब ने टोका, देखो, जैसे चाहो वैसे प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो तुम्हें है ही, इसके लिए तो तुम आए ही हो। लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि 12वें महीने में परीक्षा भी होती है और तुम्हारा काम परीक्षा की माप से मापा जाएगा। मैंने कहा, मंजूर है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, परीक्षक आप खुद ही रहें। स्वयं आप ही को मेरे काम का मूल्यांकन करना पड़ेगा। चूंकि प्रयोग करने की स्वतंत्रता आप दे रहे हैं, तो आप ही को अपना काम दिखाकर मैं संतोष भी मानूंगा। आप ही मेरी सफलता निष्फलता के कारण ठीक से समझ सकेंगे। अधिकारी महोदय ने हंसकर स्वीकृति में सिर हिलाया और मैं उनके कार्यालय से बाहर निकल आया। 2। मैं सारा पाठ्यक्रम देख चुका था। मुझे विश्वास हो गया था कि कई फेरबदल करने पड़ेंगे। पाठ्यपुस्तकों पर भी एक नज़र डाली। गुण दोष आंखों के सामने तैरने लगे। क्या क्या सुधार हो सकेंगे, यह भी विचार कर लिया। मन में मानो पहले दिन से आखिरी दिन तक के काम का एक चित्र बन गया। परीक्षा और उसके परिणाम के दिन की भी मैंने कल्पना कर ली और इन बातों की योजना बनती गई कि सारा साल इस तरह काम चलेगा, ऐसा काम होगा और यह परिणाम आएगा। विचारों ही विचारों में रात के 2 कब बज गए पता न चला। आखिर अगले दिन के कार्यक्रम को कागज पर उतारकर 3 बजते बजते मैं सो गया। सवेरा हुआ, उत्साह था, श्रद्धा थी, वेग था। नहा धोकर अल्पाहार करके मैं ठीक समय पर 3रे नंबर की पाठशाला में जा पहुंचा। अभी शाला खुली नहीं थी। हमारे प्रधानाध्यापक भी नहीं आए थे। चपरासी उनके घर चाबी लेने गया था। लड़कों का आना जाना शुरू था और सड़क पर उनकी दौड़ धूप मची हुई थी। मैं सोच रहा था कब पाठशाला खुले और कब कक्षा को संभालकर काम शुरू करूं। कब अपनी नई योजनाएं पेश करूं। कब व्यवस्था और शांति स्थापित करूं। कब रसिक रीति से पाठ समझाऊं और कब छात्रों के मन वश में कर लूं। उस समय शायद मेरे दिमाग में खून बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा होगा। घंटी बजी। लड़के कक्षा में आकर बैठे और प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ आकर मुझे मेरी कक्षा दिखाई और लड़कों से कहा, देखो, ये महाशय लक्ष्मीशंकर आज से तुम्हारे शिक्षक हैं। ये कहें वैसा ही करना, इनकी आज्ञा मानना, देखना कोई ऊधम न मचाना। प्रधानाध्यापक बोल रहे थे और इधर मैं अपने अगले 12 महीनों के साथियों को सामने देख रहा था। कोई मुस्कुराया, किसी ने तिरछी निगाह करके आंख मारी, किसी ने ऐंठ के साथ सिर हिलाया, कुछ मेरे सामने आश्चर्य और मजाक के भाव से देखते रहे और कुछ भौचक खड़े रहे। मैंने देखा कि इन बालकों को मुझे पढ़ाना था, इन मस्खरे, ऊधमी, ऐंठबाज और चित्र विचित्र लड़कों को। मन थोड़ा शतो खा गया, थोड़ी छाती भी धड़क गई, लेकिन सोचा परवाह नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने रात टीपी हुई बातें जेब से निकालकर देख ली। लिखा था, पहले शांति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जांच, फिर सगान, फिर वार्तालाप आदि। मैंने लड़कों से कहा, आओ हम शांति का खेल खेलें। देखो, मैं जब ओम शांति कहूं तब तुम सब चुपचाप बैठ जाना। बराबर पालथी मारकर बैठना। देखो, कोई हिलना डुलना तक नहीं। फिर मैं दरवाजे बंद करूंगा और अंधेरा होगा। तुम सब शांत रहना। तुम्हें आसपास का कोलाहल सुनाई देगा, उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। तुम्हें मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई पड़ेगी। तुम्हें अपना श्वासोच्छ्वास भी सुनाई पड़ेगा। फिर मैं गाऊंगा और तुम सुनना। इतना कह चुकने के बाद मैंने शांति का खेल शुरू किया। मैं ओम शांति बोला, लेकिन लड़के तो धक्का मुक्की में और बातों में लगे थे। 2-4 बार बोला, लेकिन मानो हवा ही में न बोलता हूँ। मैं मन में सकपकाया, यह तो कैसे कहता कि चुप रहो, गड़बड़ न करो, तमाचा मारकर डराता भी कैसे। खैर, मैं आगे बढ़ा और खिड़कियां बंद की। अंधेरा हुआ और ध्यान चला। लड़कों में से कोई ऊं करने लगा, कोई हाव हाव करने लगा, तो कोई धम धम पैर पटकने लगा। इतने में एक ने ताली बजाई और सब ताली बजाने लगे। फिर कोई हंसा और हंसी उड़ने लगी। मैं खिसिया गया, मेरा मुंह फीका पड़ गया। मैंने खिड़कियां खोल दी और थोड़ी देर कमरे के बाहर जाकर वापस आया। सारी कक्षा ऊधम मचाने में लगी थी। लड़के एक दूसरे से ओम शांति कह रहे थे। कुछ खड़े होकर खुद ही खिड़कियां बंद कर रहे थे। मैंने सोचा, मेरे ये नोट्स तो बेकार हैं। घर में बैठे बैठे नोट्स लिखकर कल्पना में पढ़ा देना सरल था, लेकिन यह तो लोहे के चने चबाना है। जो अब तक कोलाहल और ऊधम में पले हुए हैं, उनके सामने शांति का खेल अभी तो भैंस के सामने भागवत पढ़ने के समान है।
लेकिन चिंता नहीं, अच्छा ही हुआ कि पहले ही कौर में यह मक्खी आ गई। कल से अब नया आरंभ करूंगा। मैं कक्षा में आया और लड़कों से कहा, भाइयों आज अब अधिक काम नहीं करेंगे। अब कल से अपना नया काम शुरू होगा। आज तुम छुट्टी मनाओ। छुट्टी शब्द सुनते ही लड़के हो करके कमरे से बाहर निकले और सारे विद्यालय में खलबली मच गई। सारा वातावरण छुट्टी 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 की आवाज से गूंज उठा। लड़के उछलते कूदते और छलांगे भरते घर की तरफ भागने लगे। पड़ोस के शिक्षक और विद्यार्थी ताकते रह गए। यह क्या है? प्रधानाध्यापक एकदम मेरे पास आए और जरा भौहें तान कर बोले, आपने इन्हें छुट्टी कैसे दे दी? अभी तो 2 घंटों की देर है। मैंने कहा, जी लड़के आज अभिमुख न थे, वे आज अव्यवस्थित भी थे। शांति के खेल में मैंने यह अनुभव किया था। प्रधानाध्यापक ने कड़ी आवाज में कहा, लेकिन इस तरह आप बगैर पूछे छुट्टी नहीं दे सकते। एक कक्षा के लड़के घर जाएं तो दूसरे पढ़ेंगे कैसे? आपके ये प्रयोग यहाँ नहीं चल पाएंगे। उन्होंने जरा रोष में आकर फिर कहा, अपनी यह अभिमुखता फभिमुखता रहने ही दीजिए। शांति का खेल तो होता है मोंटीसोरी शाला में, यहाँ प्राथमिक पाठशाला में तो चट तमाचा मारा नहीं और पट सब चुप हुए नहीं, और फिर नियमानुसार सब पढ़ते पढ़ाते हैं। आप भी उसी तरह पढ़ाएंगे तो 12 महीनों में परिणाम नजर आएगा। आज का दिन तो यूं ही गया और उल्लू बने सो अलग से। मुझे अपने प्रधानाध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही रहे हैं और उसका फल मैं तो यह देख रहा हूं कि लड़के बेहद असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित हैं। मैं तो यह भी देख सका हूं कि इन 4 वर्षों की शिक्षा में लड़के मानो यही सीखे हैं, हा हा हू और तालियां बजाना। उन्हें अपनी पाठशाला से प्रेम तो है ही नहीं। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि उछलते कूदते भाग चले। प्रधानाध्यापक बोले, तो अब आप क्या करते हैं वह भी देख लेंगे। मैं थके कदमों और बैठे दिल से घर लौटा। लेटे लेटे विचार करने लगा, भाई काम तो मुश्किल है, लेकिन इसी में तो मेरी सच्ची परीक्षा है। चिंता नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह कहीं शांति का खेल होता है। मोंटीसोरी पद्धति में इसके लिए पहले से कितनी तालीम दी जाती है। मैं भी थोड़ा मूर्ख तो हूं ही कि पहले ही दिन यह काम शुरू कर दिया। पहले मुझे उन लोगों से थोड़ा परिचय बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए उनके दिल में कुछ प्रेम और रस पैदा होना चाहिए, तब कहीं वे मेरा कुछ कहना मानेंगे। जहां पाठशाला नहीं बल्कि छुट्टी प्यारी है, वहां काम करने के माने हैं भागीरथ की गंगा को लाना। दूसरे दिन के काम की बात निश्चित कर मैं सो गया। रात तो आज के और अगले दिन के काम के सपने देखने में ही बीत गई। 3 जैसे ही पाठशाला खुली और मैं कक्षा में उपस्थित हो गया, लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर लेकिन बिना डरे कहने लगे, मास्टर साहब आज भी छुट्टी दीजिए ना। आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा, अच्छी बात है, छुट्टी तो आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पहले ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम सब सुनो, बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने तुरंत ही कहानी शुरू की। एक था राजा, उसके थी 7 रानियां, 7 के 7 कुंवर और 7 की 7 राजकुमारियां। गड़बड़ गड़बड़ और हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। कहानी कहते कहते मैं जरा रुका और बोला, देखो सब अच्छी तरह बैठो, यो तो काम ना चलेगा। सब कुछ ठीक बैठ गए और कहने लगे, तो जल्दी कहानी कहिए ना, जल्दी कहिए आगे क्या हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के 7 महल और महल महल में 7 मोती के झाड़। लड़के तो फटी आंखों कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा छा गया, न कोई बोलता था न चालता था। प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा में इतनी अधिक शांति क्यों है। बस वे कक्षा में आधम के मुझसे बोले, कहिए कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और यह नए प्रकार का शांति का खेल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मेरी कहानी चल रही थी। उधर आसपास की कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार प्रकट किया। कहानी आधी खत्म हुई और मैंने कहा, बोलो भाइयों, छुट्टी चाहते हो तो बंद कर दूं, नहीं तो कहानी आगे चालू रखूं। सब बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी ही सुनाऊंगा। एक लड़का बोला, नहीं, बातचीत कल कीजिएगा, जल्दी से कहानी कहिए कि पूरी हो। मैंने कहा, कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन चलेगी। सब बोले, ओहो इतनी लंबी, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सबने बारी बारी से अपने नाम लिखवाए, पट पट और झट झट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे, फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने कहानी जो छेड़ी सो ठेठ घंटी बजने तक। समय पूरा हो चुका था, लेकिन लड़के तो कहते थे, नहीं अभी बैठिए और कहानी कहिए। मैंने कहा, बस भाइयों अब कल। फिर पूछा, कल छुट्टी या कहानी। सब बोले, कहानी कहानी कहानी। यह कहकर सब लड़के चले गए। कल के छुट्टी 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 शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी और कहानी शब्द गूंज उठे। मैंने सोचा, चलो आज का दिन तो कुछ अच्छा गुजरा। यह सच है कि कहानी एक अजब जादू है और 16 आने सच है। 4
दूसरे दिन सवेरे सब लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए और मैं कक्षा में पहुंचा कि एक पर एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। बोले, चलिए मास्टर साहब अब कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और फिर हमारी कहानी। जेब से खड़िया मिट्टी निकालकर मैंने एक गोलाकार बनाया और कहा, देखो रोज इस पर आकर बैठा करना। बैठकर दिखाते हुए कहा, इस तरह। यह जगह मेरी, यहाँ बैठकर मैं कहानी कहूंगा। सब बैठ गए, मैं भी बैठा। हाजिरी ली और कहानी शुरू की। सब अभिमुख थे, कहानी छेड़ दी। मंत्रमुग्ध पुतलों की तरह सब सुन रहे थे। बीच में कहानी रोककर मैंने कहा, कहो तुम्हें कहानी कैसी लग रही है? हमें तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे तुम्हें कहानी सुनना पसंद है, क्या वैसे ही कहानी पढ़ना भी पसंद है? हाँ, हमें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन ऐसी किताबें मिलती कहाँ हैं? अगर मैं कहानी की ऐसी किताबें तुम्हें ला दूं तो तुम पढ़ोगे या नहीं? पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर लड़का बोला, लेकिन आपको कहानी कहनी तो होगी ही। अकेले हमें पढ़नी ही पड़े, सो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, और कहानी आगे चलाई। घंटी बजी और मेरी कहानी अटकी। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। कुछ तो मेरे सामने प्रेम से ताकने लगे, कुछ मेरे हाथ को धीरे धीरे छूने और मन में मगन होने लगे। मैंने कहा, जाओ अब भाग जाओ, विद्यालय से घर जाओ। लड़के बोले, जी नहीं जाते, आप कहानी कहिए, हम शाम तक बैठेंगे। लड़के गए और कुछ शिक्षक मेरे पास आए। कहने लगे, भाई साहब आपने तो खूब कही, अब हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी सुनना चाहते हैं। आजकल वे पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगाते, बार बार यही कहते हैं, हम तो कहानी सुनने जाएंगे, नहीं तो आप ही कहानी सुनाइए। मैंने कहा, कुछ कहते रहिए ना। वे बोले, लेकिन कहना आता किसे है? कहें तो तब न, जब एक भी कहानी याद हो। मैं मूंछों में मुस्कुराता रहा। 5 दूसरे दिन रविवार था। मैं उस दिन बड़े साहब से मिलने गया। साहब ने कहा, भाई प्रधानाध्यापक कहते थे तुम तमाम वक्त कहानी ही सुनाया करते हो। मैंने कहा, जी हाँ, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और अभ्यास कैसे पूरा होगा? मैंने कहा, साहब प्रयोग तो चल ही रहा है। अब तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं कि विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नजदीक लाने में कहानी कितनी अजब और जादू भरी चीज है। पहले दिन जो लड़के मेरी सुनते तक न थे और जो हा हा ही करके मुझे परेशान कर रहे थे, वे ही जब से कहानी सुनने को मिली है तब से धीर शांत बन गए हैं। मेरी ओर प्रेम से देखते हैं, मेरा कहा सुनते हैं, कहता हूं उसी प्रकार बैठते हैं। चुप रहो, गड़बड़ न करो तो मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता और कक्षा में से तो निकालने पर भी नहीं निकलते। साहब ने कहा, अच्छा यह तो समझा, लेकिन अब नई रीति से सिखाना कब शुरू करोगे? मैंने कहा, जी सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा शुद्धि और साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। कल कुछ दूसरी बातें भी सिखानी शुरू की जाएंगी। साहब बोले, लेकिन देखना कहीं कहानी कहानी ही में पूरा साल बर्बाद ना हो जाए। मैंने कहा, जी इसकी आप चिंता मत कीजिए। 6 कहानी के लिए कक्षा के विद्यार्थी गोलाकार जमकर बैठे थे। मैंने तख्ते पर लिखा, आज का काम हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी भरने के बाद मैंने बातचीत छेड़ी। मैंने कहा, लाओ देखें तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए हैं। सब खड़े होकर अपने हाथ तो दिखाओ। हर एक लड़के के नाखून बड़े हुए थे, नाखूनों में मेल भी खूब जमा था। मैंने कहा, अपनी अपनी टोपी हाथ में लो और देखो कितनी मैली और कैसी फटी टूटी है। सबने अपनी टोपियां देखी, किसी बिरले की ही टोपी ठीक ठाक थी। मैं बोला, देखो तुम्हारे कोट के बटन साबुत हैं। फिर मैंने कहा, आज और ज्यादा जांच नहीं होगी, कहानी में देर हो रही है। यह कहकर मैंने कहानी शुरू कर दी। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, जी कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिन में ले आऊंगा। हाँ, जो कहानी की किताबें पढ़ना चाहते हों वे अपने हाथ उठाएं। हर एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ था। मैंने पूछा, तुमने कहानी की जो जो किताबें पढ़ी हों उनके नाम तो बताओ। कुछ लड़कों ने 2-4 कहानियां पढ़ी थीं। वे चौथी कक्षा तक आ चुके थे, फिर भी उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर और पुस्तकें बहुत ही कम पढ़ी थीं। मैंने पूछा, तुम में से कोई मासिक पत्र भी पढ़ता है? 2 लड़कों ने कहा, जी हम बाल सखा पढ़ते हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं कहानियां लाऊंगा और तुम पढ़ना। इतनी अधिक कहानियां लाऊंगा कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सब लड़के बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़े। फिर कहानी आगे बढ़ी, सो घंटी बजने तक चली। छुट्टी हुई तो मैंने कहा, भाई एक बात सुनते जाओ, गोले पर बैठकर सुनो। कल ये नाखून कटवा कर आना। खुद काट सको तो खुद काट लेना, नहीं तो बाबूजी से कहना या फिर ना आए तो उससे कटवा लेना। एक बोला, जी मैं तो दांत से काट लूंगा। मैंने कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, नाखून या तो नहनी से कटते हैं या छुरी से। मैंने फिर कहा, एक तमाशा हम और करेंगे। सब बोले, वह क्या? तुम नंगे सिर पाठशाला आया करो, यह गंदी टोपी किस काम की, और हमें टोपी की जरूरत ही क्या है? सब हंस पड़े, कहने लगे, भला नंगे सिर भी आ सकते हैं, प्रधानाध्यापक नाराज न होंगे। मैंने कहा, कल से मैं नंगे सिर ही आऊंगा, आप सब भी आना। लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना करेंगे तो कह देना कि यह तो फिजूल का बोझ है, गंदी टोपी पहनने से तो न पहनना ही अच्छा है।
मैंने और भी कहा, देखो कोट के बटन जरूर लगवा कर आना, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। सब मन में विचार करते करते घर चले गए। रास्ते में मुझे प्रधानाध्यापक जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब तुम तो कुछ का कुछ कर रहे हो, ये सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून कटवाना और बटन लगवाना और यह और वह, नए ढंग से पढ़ाना सिखाने आए हो तो पढ़ाओ ना, ये काम तो माँ बाप के हैं, वे करेंगे, नहीं तो हमें क्या पड़ी है। और सुनो, लड़कों को नंगे सिर तो पाठशाला में आने नहीं दिया जा सकता, यह तो असभ्यता होगी, इसके लिए साहब के हुक्म की जरूरत है। मैंने कहा, साहब पढ़ाई की यही तो नई बातें और नई रीतियां हैं, मैले कुचले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है। आप ही देखिए न, जब मैंने उन लड़कों से कहा तो सबके सब शर्माए तो सही, उनमें यह ख्याल तो पैदा हुआ ही है कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुतेरे छात्र सफाई से रहने की कोशिश शुरू करेंगे। रही टोपियों की बात, सो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूंगा, और अलबत्ता उनकी अनुमति न मिली तो यह परिवर्तन बंद रहेगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुंचा। कहिए आज इस समय कैसे? जी, एक मामले में आपकी अनुमति लेनी है। कहिए क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी नंगे सिर नहीं आ सकते? क्यों, किस लिए? उनकी टोपियां इतनी ज्यादा गंदी और चित्र विचित्र हैं कि वे बिना टोपी के ही आएं तो क्या बुराई है? इस उम्र में उनके सिर यह बोझ न भी हो तो क्या हानि है? लेकिन लोगों को यह बात विचित्र और हास्यास्पद नहीं लगेगी? सो तो लगेगी ही, पर इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो अपने इस प्रयोग के सिलसिले में हम ऐसी सामाजिक बातों को न छुएं तो ही अच्छा हो। हमें तो पाठशाला की चहारदीवारी के अंदर बैठकर यही देखना है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या और कैसे सुधार हम कर सकते हैं। टोपी वोपी को तो छोड़ो भाई। आपका यह विचार मुझे थोड़ा संकुचित तो लगता है, लेकिन मैं तत्काल ही इसके लिए आग्रह नहीं करूंगा। शुभारंभ में ही मैं लोगों का और आपका विरोध मोल लेना नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि लड़के कक्षा में नंगे सिर रहकर काम करें तब तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना? साहब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कक्षा में तो आप मनचाहा सुधार कीजिए। ऐसा करते करते यदि लोग उसे स्वीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा अपना आग्रह बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, अब एक दूसरी बात भी पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित करना है, उसके लिए मुझे रुपए मिल सकेंगे? साहब ने कहा, रुपए? भला रुपए कैसे मिल सकते हैं? यह प्रयोग तो एक तरह से तुम्हारे और मेरे बीच का है। बजट में जितने रुपए हैं उन्हीं से हमें तो शाला चलानी है। तुम्हारी पाठशाला के तुम्हारे दर्जे के हिस्से में जो 8-12 आने आए उन्हीं से सब खर्च चलाना होगा। मैंने कहा, तब क्या हो? साहब बोले, तो अभी तो इस विचार को रहने दो। मैंने कहा, मेरे पास एक दूसरी योजना भी है, पर आप स्वीकार करें तब न, और वह यह है कि हर एक छात्र को पाठ्य पुस्तकें तो खरीदनी ही पड़ती हैं। हिंदी की चौथी पुस्तक, उसकी कुंजी और इतिहास की किताबें तो सब छात्र खरीदते ही हैं। हाँ, सच है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि छात्रों से पाठ्य पुस्तकें न खरीदवाई जाएं और उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीद ली जाएं तथा उनका एक पुस्तकालय बना दिया जाए। अच्छा, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाओगे कैसे? जी, मैंने इसका विचार कर लिया है। पढ़ाने की पद्धति के परिवर्तन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और इस संबंध में आपको पूरा विश्वास भी दिला सकूंगा। बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि प्रयोग तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्ही को दिखाना है, लेकिन मुझे थोड़ी चेतावनी तो दे ही देनी चाहिए। देखो, छात्रों को आवारा न बनने देना। प्रयोग में मैं तुम्हारे साथ तो हूं ही, लेकिन जरा डर सा लगा रहता है। मैंने कहा, साहब आप विश्वास रखिए, एक बार देखिए तो सही। प्रयत्न हमारा है और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी हमारी ही होगी। अच्छा, लेकिन वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? छात्रों में वे किताबें बांट दोगे? जी हाँ, एक तरह से किताबें सारी कक्षा की ही होंगी और ये कक्षा वालों को वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि मैं माँ बापों को समझा सका कि वे पुस्तकें वापस न मांगें और कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दें तो पुस्तकालय स्थायी बना रहेगा और हर साल उसमें नई नई किताबें बढ़ती रहेंगी। न जाने लोगों को तुम्हारी बात गले उतरेगी कि नहीं। वैसे विचार तो उत्तम है, अवश्य ही इसे एक अवसर तो दे ही दो, लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तकों के बिना कैसे काम चलाओगे? जी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। साहब से विदा होकर मैं घर आया। 7 दूसरे दिन पाठशाला खुली। मैंने सोचा था शायद लड़के नंगे सिर आवेंगे, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं। मालूम हुआ कि माँ बाप ने वैसा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा था, नंगे सिर भी कहीं जाते हैं, तुम्हारा शिक्षक तो पागल है। मैंने नाखून देखे, लेकिन 2-4 के ही कट पाए। घर की अनेक प्रकार की कठिनाइयां इसका कारण थीं। कोट के बटन सीने की फुर्सत किसे थी, जो सी देता। एक माँ ने तो यहाँ तक कहलवा भेजा था कि मास्टर साहब आप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाए, पर ये नए नए नुक्ते क्यों निकालते हैं? हमें भी तो कुछ कामकाज है, न कि लड़के के नाखून ही काटते रहें और बटन सी दें और यह कर दें और वह कर दें। हमारे लड़कों का तो ऐसा ही चलता रहता है, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं, फिर आपकी यह बेगाड़ कौन ढोए? मैं तो दंग रह गया। सोचा था पाठशाला खुलते ही कक्षा साफ और सुथरी मिलेगी, लेकिन उसके बदले ऐसे ऐसे संदेश मिले।
खैर परवाह नहीं, मैंने सोचा यूं तो काम न चलेगा। मुझे एक और माँ बापों का सहयोग प्राप्त करना होगा और दूसरी ओर ऐसी योजना करनी पड़ेगी जिससे छात्रों को पाठशाला में ही इन बातों का चस्का लग जाए। उस दिन मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, बस छूटते ही कहानी शुरू कर दी और शुरू की हुई कहानी पूरी सुना दी। लड़के कहने लगे, दूसरी कहानी। मैंने कहा, कल से नई कहानी शुरू करेंगे, आओ आज थोड़ा खेल लें। खेलें? लड़के आश्चर्य से मेरी तरफ ताकने लगे। हाँ खेलेंगे, खेल खेलेंगे। कहो तुम कौन कौन से खेल जानते हो? कई खेल जानते हैं, लेकिन उन्हें कक्षा में खेल कैसे सकते हैं? क्यों नहीं खेल सकते? जी, यह तो पाठशाला का समय है, इस समय कहीं लड़के खेलते भी हैं, किसी दिन खेलते देखा है। लेकिन हम तो खेलेंगे, तुम्हारे साथ मैं भी खेलूंगा, आओ हम खेलें। कुछ लड़के तो पुतले की तरह खड़े ही रहे, कुछ हू हू करते हुए खेलने दौड़े। इतने में तो हो हल्ला मच गया। दूसरी कक्षा के लड़के भी कमरों में से झांक झांक कर देखने लगे और मेरे साथी शिक्षक भी मेरे सामने ताकते रह गए। इसी बीच प्रधानाध्यापक एकाएक आए और मुझे टोका, देखिए यहाँ पास में कोई खेल नहीं खेला जा सकता, चाहो तो दूर उस मैदान में चले जाए, यहाँ दूसरों को तकलीफ होती है। मैं लड़कों को लेकर मैदान में पहुंचा। लड़के तो बेलगाम घोड़ों की तरह उछल कूद मचा रहे थे। खेल खेल, हाँ भैया खेल। मैंने कहा, कौन सा खेल खेलोगे? एक बोला, खो खो। दूसरा बोला, नहीं कबड्डी। तीसरा कहने लगा, नहीं शेर और पिंजरे का खेल। चौथा बोला, तो हम नहीं खेलते। पांचवा बोला, रहने दो इसे, हम तो खेलेंगे। मैंने लड़कों की ये बिगड़ी आदतें देखी। मैं बोला, देखो भाई, हम तो खेलने आए हैं। नहीं और हाँ और नहीं, खेलते और खेलते हैं, करना हो तो चलो वापस कक्षा में चलें। लड़के बोले, नहीं जी, हम तो खेलना चाहते हैं। मैंने कहा, तो आओ आज खो खो खेलते हैं। दो लड़के नेता बन जाओ और दूसरे दो सलाह करके आओ। लड़के गए। फिर साथी तलाशने में बहुतों को कुछ देर लगी। एक कहता, मैं भीरू बनता हूँ, दूसरा कहता, मैं बनता हूँ। आखिर मैंने दो जनों के नाम सुझा दिए और दो टुकड़ियां निश्चित कर दी, तब कहीं खेल शुरू हुआ। लेकिन यह तो गली कूचों में खेलने वाले लड़कों का खेल निकला। कोई जबान बंद करके खेलता ही न था। हर एक बिना वजह कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। हाँ आओ मियाँ जी पकड़ो, बस पकड़ा पकड़ा। तुम्हारी क्या बिसात जो तुम पकड़ सको, जरा संभालना, अरे वाह जरा देखो तो सही, वह उधर से निकल जाएगा, अरे ध्यान रखो ध्यान। देखो, मैं कहता न था कि वह निकल भागेगा। बड़े बातें करने लगे और उधर से वह निकल भागा। लो हार गए ना। मैंने सोचा, यह खेल का मैदान है या भाजी बाजार, खो खो का खेल है या हल्ले गुल्ले की बाजी। खेल खत्म होते ही जीते हुए लड़कों में से एक ने कहा, लो हम जीते, हाँ हम ही जीते। मेहनत तो खूब की, लेकिन कुछ चला भी। भीरू अच्छा था तो क्या हुआ? सामने वाला चिढ़ा और घुड़का। बोला, हाँ मैं हारा। तो बोलो अब क्या करोगे? पहले वाला फिर बोला, तुम हारे, हम जीते, करेंगे क्या? जीते जीते जीते। हारने वाले के मुंह पर गुस्सा था। वह बोला, बस अब चुप भी रहोगे या नहीं? नहीं तो देखा है यह पत्थर। जीतने वाला बोला, देखा देखा। चिढ़ाएंगे चिढ़ाएंगे और फिर चिढ़ाएंगे। यह हारा यह हारा यह हारा। उसका गुस्सा काबू में न रहा और उसने उठाकर पत्थर फेंक मारा। पत्थर एक दूसरे छात्र के सिर में लगा और लहू की धार बह चली। मैंने सोचा, यह तो बुरा हुआ। वहीं अपना रुमाल फाड़ मैंने पट्टी बांधी। सब लड़कों को अपने पास बुलाकर मैंने कहा, देखो जी, कल से खेल बंद। सब कहने लगे, लेकिन साहब यह तो इनकी लड़ाई थी, इसमें हमारा क्या कसूर? मैंने कहा, तुम्हें मेरी दो बातें मंजूर हों तो मैं खेल खेलाऊंगा। सब बोले, मंजूर हैं मंजूर हैं। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि खेलते समय कोई बिना कारण न बोले, जो बोले वह अलग हट जाए। सब ने कहा, मंजूर है। दूसरी बात यह कि खेल में हारने जीतने की बात ही नहीं। खेल है, एक बार हम कमजोर रहे तो दूसरी बार दूसरा। इसमें हम हारे और तुम जीते की बात ही क्या है? खेलने का मतलब है खेलना, कूदना, दौड़ना और मौज करना। हारना और जीतना और फिर सिर फोड़ना, हमें इसकी जरूरत ही क्या? सब बोले, हमें यह भी मंजूर है। हम सब खेल कूद कर पाठशाला में आए। साथ में सिर फूटा हुआ वह लड़का भी था। दूसरे शिक्षक और लड़के उसे देखने बाहर आए। एक मस्खरे लड़के ने कहा, क्यों, कैसा खेल खेला? दूसरा बोला, अरे भाई ये तो फाग खेलने गए थे। छुट्टी हुई और शिक्षक और प्रधानाध्यापक मुझसे मिले। एक शिक्षक ने कहा, कहिए आज तो बड़ा युद्ध करवा दिया आपने। दूसरे शिक्षक बोले, अजी साहब ये खेल वेल आप रहने दीजिए। यह 12 बापों की प्रजा ठहरी। इसे तो शाला की चहारदीवारी के अंदर ही रखिए और रटाए पढ़ाए। आप इन्हें आजाद कर देंगे तो ये एक दूसरे का सिर फोड़ डालेंगे। गलियों में रोज क्या होता है आप जानते नहीं। प्रधानाध्यापक बोले, मैं तो सोच ही रहा था कि आज जरूर कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ठीक ही तो है। इन महाशय को एक बार अनुभव की आवश्यकता है, बिना उसके ये सहज ही चुप न बैठेंगे। कहीं पाठशाला में भी खेल खिलाए जाते हैं। मैंने कहा, साहब खेल ही तो सच्ची पढ़ाई है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां खेल के मैदान पर ही पैदा हुई हैं। खेल का मतलब है चारित्र्य। प्रधानाध्यापक बोले, तभी तो मारपीट हुई और सिर फूटा। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में घायल लड़के का बाप लाल पीला होता हुआ आ पहुंचा। बोला, हमें ऐसी पढ़ाई की जरूरत नहीं।
देखिए, यह सिर जो फूट गया। कहाँ है प्रधानाध्यापक, इसे किसने मारा है? मैंने कहा, देखिए महाशय, लड़के खेलने गए थे, वहां आपस में ये लड़ पड़े और इन्हें चोट लग गई। बाप ने कहा, तो इसे खेलने की इजाजत किसने दी? पाठशाला में पढ़ाई होती है या खेल? सारा दिन गली कूचों में खेला ही तो करते हैं। आप लड़के को पढ़ाना चाहते हो तो भेजू, नहीं तो बंद कर दूं। मैं चुपचाप सुनता रहा। प्रधानाध्यापक बोले, भाई साहब सुनिए, ये महाशय हमारे एक नए शिक्षक हैं और पढ़ाई के नए नए प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने खेल का एक प्रयोग किया था। यह सिर्फ फुटबॉल उसी का परिणाम है। लड़के का बाप बोला, मुझे आपके इन प्रयोगों की जरूरत नहीं। लड़के को अच्छी तरह पढ़ाना हो तो पढ़ाए, नहीं तो हटा लूं। इस समय दूसरे शिक्षक मूंछों में मुस्कुरा रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं भला क्या बोलता। घर गया, खाना अच्छा नहीं लगा, कमरे में जाकर बैठा और सोचने लगा, भाई यह तो आफत ही खड़ी हो गई। खैर, उन्हें खेल के नियम तो बताए ही हैं और भी बताऊंगा। बाकी खेल तो खिलाने ही होंगे। मेरे विचार में तो खेल ही सच्ची पढ़ाई है। लेटे लेटे एक विचार और आ गया, माँ बाप की एकाध सभा क्यों न कर लूं। उन्हें खेल का महत्व क्यों न समझाऊं। उनसे स्वच्छता और व्यवस्था के बारे में सहयोग की प्रार्थना भी करूंगा। वे लोग मदद न करेंगे तो मैं कर ही क्या सकूंगा। क्या अपने बच्चों के लिए वे इतना भी न करेंगे? हम शिक्षक लोग माँ बाप से सहयोग की प्रार्थना क्यों नहीं करते? यह दोष तो हमारा ही है। तो कल ही एक सभा क्यों न बुला लूं, क्यों न कर डालूं। 8 सभा जुड़ी, पर इसे सभा कहा भी जाए या नहीं। 40 माता पिता के नाम पत्र भेजे गए थे, पर कुल 7 ही आए थे। मेरी निराशा की सीमा न रही। मैंने भाषण की बड़ी अच्छी तैयारी की थी, पर क्या करता, आखिर मैंने अपना भाषण शुरू कर ही दिया। सोचा, हमारा काम तो प्रयत्न करने का है, भाषण का भी यह एक प्रयोग ही सही। बड़ी गंभीरतापूर्वक 1 घंटे तक मैंने मननीय भाषण किया। 7 सज्जनों में से एक को घर जाने का बुलावा आ गया और वे चले गए। दूसरे बड़ी दुविधा में फंसे मेरी बातें सुन रहे थे। बातें सब महत्व की थीं और उनको समझाना बहुत जरूरी था। मैंने उन्हें सच्ची और झूठी पढ़ाई का तात्विक भेद बड़ी बारीकी से समझाया। उन्हें बताया कि आध्यात्मिक उन्नति का स्वच्छता के साथ कितना गहरा संबंध है। मैंने उन्हें खेल और चरित्र गठन की जंजीर भी जोड़कर बताई। मैंने उन्हें अंतस्थल से उगने वाले सच्चे अनुशासन की महिमा और उसका महत्व समझाया और आजकल की प्रचलित शिक्षा पद्धति एवं अनुशासन का खंडन किया। लेकिन यहाँ तो औंधे घड़े पर पानी गिराने वाली बात थी। बेचारे 2-4 जो शर्म के मारे आ गए थे, वे भी घर जाने को उतावले हो रहे थे। भाषण खत्म होते ही वे तुरंत फुरत चले गए। रह गए हम शिक्षक और हमारे अधिकारी। साहब ने जरा हंसकर कहा, लक्ष्मी शंकर जी, यह तो भैंस के आगे भागवत पड़ी गई। भाई तुम्हारी इस फिलॉसफी को समझता कौन है? पीछे से किसी शिक्षक ने धीमी आवाज में कहा, अजी एकदम मूर्ख है, मूर्ख। मुझे अच्छा तो न लगा, लेकिन मैं जबत कर गया। मैंने मन ही मन यह अनुभव भी किया कि मैं अभी थोड़ा पठित मूर्ख तो जरूर हूं। मैं यह भी नहीं जानता कि साधारण लोगों के सामने भाषण कैसे करना चाहिए। शिक्षक सब हंसते हंसते अपने घर गए। 9-10-12 दिन बीते और मैंने पुस्तकालय के काम को हाथ में लिया। कहानियां बहुत तेरी सुनाई जा चुकी थीं। लड़के चौथे दर्जे के थे, अब उनके हाथ में पुस्तकें आने की जरूरत थी। मैंने लड़कों से कहा, कल चौथी पुस्तक और इतिहास के दाम लेते आना, यहीं से सब प्रबंध करेंगे। दूसरे दिन एक लड़का चौथी किताब और इतिहास लेकर ही आ गया। कहने लगा, जिस दिन चौथी में आया था उसी दिन पिताजी ने ये खरीद ली थी। दूसरा बोला, मेरे बड़े भाई के पास ये किताबें थीं, मैं इन्हें ले आया हूं। तीसरे ने कहा, जी मेरे लिए तो बंबई से मेरे फूफा किताबें भेजने वाले हैं, यहां से नहीं ली जाएंगी। एक और लड़के ने कहा, मेरे बाबूजी पैसे देने से इनकार करते हैं, कहते हैं किताबें हम दिला देंगे। मैंने सोचा, मार डाला। कल्पना में तो पुस्तकालय का मेल मिलाना आसान था, लेकिन वास्तव में काम बड़ा टेढ़ा है। कुछ विद्यार्थी पैसे भी लाए थे। मैंने पैसे रख लिए और रसीद देकर लड़कों से कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन लड़के कहने लगे, हमारी चौथी पोथी, हमारा इतिहास। मैंने कहा, तुम्हारे पैसों से मैं कहानी की ये नई किताबें लाया हूं। तुम कहते थे न कि तुम्हें कहानी की किताबें पढ़ने में मजा आता है। लड़के बहुत खुश हुए। अच्छे अच्छे रंगीन पृष्ठों और चित्रों वाली किताबें देखकर वे उन पर टूट पड़े। मैंने कहा, हमारे पास तो अभी सिर्फ 15 किताबें हैं, 15 जने पढ़ सकेंगे, बाकी के 20 मेरे पास आ जाएं और मैं जो पढ़ता हूं उसे सुन लें। गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए मैंने कहा, पहले 15 विद्यार्थी किताबें पढ़ें और बाकी मेरे पास आ जाएं। 15 लड़कों ने 15 किताबें उठा ली और उन पर भूखे बाघ की तरह टूट पड़े। मैंने कहा, देखो, एक किताब पढ़ लो तो मेज पर लाकर रख देना और दूसरी वहां पड़ी हो तो उसे उठाकर पढ़ने लगो। इससे एक एक करके तुम्हें सब किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। दूसरों को मैंने अपने पास बैठा लिया और आदर्श वाचन शुरू किया। मैं छटा के साथ भाव भंगी और नियम के अनुसार पढ़ने लगा, लेकिन उन 15 जनों के पढ़ने की आवाज, ओह, जरा रुककर मैंने कहा, भाइयों, तुम मन में पढ़ो, हमें दिक्कत होती है। कुछ देर के लिए शोर कम तो हुआ, लेकिन उन्हें मूक वाचन का मुहावरा ही न था। वे जोर से ही पढ़ा करते थे। कुछ देर धीमे पढ़कर वे फिर जोर से पढ़ने लगे। मैंने उन्हें बरामदे में अलग अलग बैठकर पढ़ने को कहा और मैं अंदर रहा।
आदर्श वाचन खूब चला। कहानी पसंदीदा थी, इसलिए सबने दिलचस्पी के साथ सुनी। घंटी बजने तक पुस्तक वाचन और आदर्श वाचन होते रहे और फिर हम घर गए। 10. कहानी और खेल, पुस्तकालय और आदर्श वाचन, स्वच्छता और व्यवस्था की खटपट करते करते बात की बात में 2-3 महीने बीत गए। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा। जो काम हो चुका था उस पर एक नज़र दौड़ाई। मुझे पता चला कि अभी तो पावसेर में पहली पूनी भी नहीं कती है। पाठ्यक्रम के हिंदी, गणित, इतिहास और पदार्थ पाठ आदि विषयों में से तो कुछ हुआ ही न था। दूसरी कक्षाओं में तो बहुत कुछ हो चुका था और वर्ष के अंत तक तो मुझे भी यह सब करके दिखाना ही था। मेरे प्रयोग की शर्त भी यही थी। खैर, यह सब तो ठीक ही है, पर मैं क्या क्या कर चुका हूँ उसे तो देखूं। कहानी सुनाने में मुझे सूद सफलता मिली है। इसके कारण लड़के ठीक ठीक व्यवस्थित और अभिमुख बने हैं। लेकिन अभी चंपकलाल और रमनलाल को कहानी अच्छी नहीं लगती। रामजीवन और शंकरलाल को कहानी बिल्कुल सरल मालूम पड़ती है। कहानी के समय राघव और माधव आंखें चलाया करते हैं, उंगलियां मटकाया करते हैं और दूसरों को मुंह चिढ़ाया करते हैं। इसका इलाज करना तो अभी बाकी ही है। हाँ, यह सच है कि खेल खिलाने के कारण बालक अब मेरे साथ खुलकर बातें करते हैं, मुझे अपना मानने लगे हैं, मुझसे डरते नहीं हैं और खेल के बाद सब मेरा आदर्श वाचन बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन अभी खेल की अव्यवस्था और शोरगुल में नामात्र की कमी आई है। मेहनत तो खूब करता हूँ, लेकिन अभी रास्ता तय नहीं हो पाया है। वाचनालय में अभी थोड़ी किताबें हैं। अब तक मैं अभिभावकों के गले यह बात उतार ही नहीं सका कि पाठ्य पुस्तकों के बदले पुस्तकालयों की रचना महत्व की है। मैं सोचता था कि भाषण देकर अभिभावकों को समझाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे पालकों को तो केवल यही एक टेर पड़ी है कि पढ़ा दो। कोई दूसरी बात सुनने की न तो उन्हें फुर्सत है और न वह उनकी समझ में ही आती है। चिंता नहीं, यह सब तो लगकर काम करने से ही होगा। आज नहीं तो कल। अभी मेरे पास पर्याप्त समय भी तो है। मैंने आगे सोचा, भाई यह प्रयोग तो बड़ा महाभारत काम निकला। जितनी अधिक हमारी कल्पना, ज्ञान और आदर्श, उतनी ही गंभीर और बड़ी हमारी परेशानी। मुझे कई सवाल परेशान कर रहे थे। सफाई के संबंध में अभी कुछ हुआ ही नहीं था। टोपियां वैसी ही पड़ी थीं। कपड़े 1-2 दिन तक तो साफ सुथरे आए, लेकिन फिर वही पुराना ढर्रा। नाखून भी फिर फावड़े की तरह बढ़ने लगे थे। इन कामों के पीछे पड़े बिना छुटकारा नहीं था। चूंकि समाज में नई आदत डालनी है, इसलिए यह काम धीरज से लेकिन बार बार करने से ही सिद्ध होगा। फिर अकेले लड़कों की ही चिंता तो है नहीं। बड़े साहब भी तो अब कुछ उतावली मचा रहे हैं। उनके भी तो अफसर और विरोधी रहते हैं। वे यश के भागी तो बनना चाहते हैं, लेकिन परिणाम भी जल्दी चाहते हैं और मुझे मदद करने की उनकी शक्ति भी तो मर्यादित ही है। मेरे साथी शिक्षकों का मुझ में जरा भी विश्वास नहीं। वे तो मुझे निरा मूर्ख समझते हैं। और हाँ, शायद मैं मूर्ख हूं भी। वैसे तो अनुभवहीन ठहरा, लेकिन उनकी इन मान्यताओं और सिखाने की इन रीतियों को तो भाई हाथ जोड़ता हूं। इन्हें देखकर मुझे तो कंपी छूटती है। इससे तो मैं जो करता हूं वह लाख दर्जे अच्छा है। मेरे विद्यार्थी मुझे देखकर भागते तो नहीं। वे मुझसे खूब प्रेम करते हैं। वे मेरा आदर भी करते हैं, आज्ञा भी मानते हैं। इन शिक्षकों को देखकर तो इनके छात्र भाग खड़े होते हैं और पीठ पीछे इनकी नकल करते हुए मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। एक भी लड़का ऐसा नहीं जो शिक्षक के पास जाकर प्रेम से खड़ा हो सके और हंसकर बातचीत करे। वे कक्षा में चुपचाप बिना हिले डुले बैठते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं तो इतना ऊधम मचाते हैं कि पूछो मत। अपने विद्यार्थियों को मैंने उचित स्वतंत्रता दी है। वे कक्षा में जो थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं उससे अधिक गड़बड़ बाहर कभी नहीं मचाते। लेकिन मेरे साथी तो मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं लड़कों को बिगाड़ रहा हूँ, उन्हें उद्दंड बना रहा हूँ, केवल कहानियां सुनाता रहता हूँ और पढ़ाता बिल्कुल नहीं, खेला खेला कर उल्टा उन्हें आवारा बना रहा हूँ। अच्छा है, देखा जाएगा। मेरे विचार में तो ये खेल और कहानियां ही आधो आध शिक्षा है। यह सब होते हुए भी मुझे कभी भूलना न चाहिए कि मेरा काम विकट है। मुझे तो यह मानकर ही अपना काम करते रहना चाहिए। टैन टैन 12 बजे और मेरी विचार तंद्रा टूटी। मैंने कहा, हे भगवान, अंतिम सहारा तो तुम्हारा ही है। इतना कहकर और सारी चिंताएं उसी दयाधन परमेश्वर को सौंपकर मैं यह कहता हुआ सो गया कि कल की कल से